Welcome back, my dear students of grade 10. We are doing the second chapter of economics, that is the sectors of the Indian economy. In the last video, we have studied about the unemployment and how can we create the employment in the primary sector, secondary sector and the tertiary sector. And today we will discuss the next topic of this chapter, that is organized sector and the unorganized sector. We have also studied about the classification of the economy into three sectors according to the different activities that are performed by the different people. पर अब हम जो क्लासिफिकेशन करेंगे दैट इज़ बेस्ड ऑन द एम्प्लॉयमेंट, मीन्स जो लोग काम कर रहे हैं वो किस तरह का काम कर रहे हैं, उनकी काम करने की कंडीशंस क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमने डिवाइड किया है इकॉनमी को ऑर्गेनाइज सेक्टर में और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, जहां हम पहले दो स्टोरीज देखेंगे, उसके बेस पर चेक करेंगे कि वो कौन से सेक्टर में काम कर रहे हैं. फर्स्ट इज़ द स्टोरी ऑफ दैट इज़ कांता एंड सेकेंड इज़ कमल. कांता कौन है? कांता वर्क्स इन एन ऑफिस, एक ऑफिस में काम करती है, रेगुलर अटेंड करती है 9:30 to 5:30 एंड ही गेट्स अ सैलरी रेगुलरली एवरी मंथ. सैलरी के अलावा उसे प्रोविडेंट फंड मिलता है अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द गवर्नमेंट. मीन्स सैलरी के अलावा उसके अलग अलाउंस मिलते हैं, मेडिकल अलाउंस है या दूसरे अलाउंस और हो सकते हैं. संडे को वो ऑफिस नहीं जाती है, उसको हॉलीडे है, और मीन्स जो संडे को वो अगर ऑफिस नहीं जाती है तो उसके लिए भी उसको पे मिलती है, दैट इज़ अ पेड हॉलीडे. एंड शी ज्वाइन द वर्क, जब उसने काम ज्वाइन किया था तो उसको एक अपॉइंटमेंट लेटर मिला था, उसके अकॉर्डिंग कुछ टर्म्स और कंडीशंस थी वर्क की दैट शी हैव टू फॉलो. मीन्स वहाँ पर एक जॉब सिक्योरिटी है, उसे कहीं भी मतलब कभी भी काम से निकाला नहीं जा सकता. सेकेंड स्टोरी इज़ द स्टोरी ऑफ द कमल. कमल इज़ अ कांतास नेबर और डेली वेज लेबर है और 7:30 से लेकर 8 PM तक वो काम करता है, पर वहाँ पर उसे सैलरी के अलावा और कोई भी अलाउंस नहीं मिलते हैं, और जिस दिन वो काम पर नहीं जाता उस दिन उसे कोई भी पे नहीं मिलती. मीन्स कोई भी पेड हॉलीडेज नहीं है, सभी देश उसे काम करना ही पड़ता है. नो वाज गिवन फॉर्मल लेटर, और जब उसने जॉब स्टार्ट की थी तो ना ही उसे कोई अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया है. मीन्स कोई भी जॉब सिक्योरिटी नहीं है, उसे कभी भी काम से निकाला जा सकता है. तो जहाँ पर हम देखते हैं दोनों कांता एंड कमल दोनों काम तो कर रहे हैं, पर दोनों की जो वर्किंग कंडीशंस हैं दोनों अलग अलग हैं. एक जो परमानेंट जॉब कर रहा है, सेकंड है जिसकी जॉब सिक्योरिटी नहीं है. जो कांता है उसको जॉब के साथ साथ जो सैलरी मिलती है उसके अलावा कुछ और बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं, पर कमल को कोई बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं. वो जितने दिन काम करता है उतने दिन ही उसको पे मिलती है, कोई भी हॉलीडेज नहीं है. तो दैट इज़ द two sectors, that is organized sector and the unorganized sector. जिसमें कांता काम कर रही है that is the organized sector, क्योंकि जहाँ पर जो भी काम होता है that is according to the regular terms, कुछ conditions है उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है. और ये सभी जो एंटरप्राइजेस हैं जहाँ पर काम करते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में, वो रजिस्टर्ड होते हैं बाय द गवर्नमेंट, और जो भी गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाई हुई है वो उन्हें फॉलो करने पड़ती है. जैसे फैक्ट्री एक्ट है, मिनिमम वेज एक्ट है, वो सब उसको फॉलो करने पड़ते हैं. और इन ऑर्गेनाइजेशन में जो सब काम होता है फॉर्मल होता है. फॉर्मल मीन्स सब काम लिखित होता है. और सेकेंडली अगर कुछ लोग हैं जो कहीं भी एम्प्लॉयड नहीं होते हैं पर कुछ अपना काम कर रहे हैं, उन्हें भी रजिस्टर्ड होना पड़ता है गवर्नमेंट के पास. उनको भी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हैं उन्हें फॉलो करना पड़ता है. तो दीज आर द ऑर्गेनाइज सेक्टर. ऑर्गेनाइज सेक्टर में कुछ फैसिलिटीज़ होती हैं, दैट इज़
सिक्योरिटी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट की सिक्योरिटी है, उसे कभी भी काम से नहीं निकाला जा सकता है। दे आर एक्सपेक्टेड टू वर्क ओनली फॉर फिक्स नंबर ऑफ आवर्स, टाइम की लिमिट होती है। सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट होती है, इसमें काम के अलावा कुछ और बेनिफिट्स भी मिलते हैं, और ओवर टाइम अगर करवाते हैं तो उसको एक्स्ट्रा पे दी जाती है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम के अलावा जो सैलरी मिलती है उसके अलावा कुछ और बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे हॉलीडेज़, पेड हॉलीडेज़ हैं, प्रोविडेंट फंड है, ग्रेजुटी है, मेडिकल बेनिफिट्स हैं अकॉर्डिंग टू द लॉज दैट इज़ मेड बाय द गवर्नमेंट, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज़ है, सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट होता है, और रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी दी जाती है। तो दीज आर ऑल द बेनिफिट्स दैट आर गिवन इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर। पर इसके कंट्रास्ट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसे कोई बेनिफिट्स नहीं दिए जाते हैं, जैसे स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट्स आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, और जो ऐसे सेक्टर्स होते हैं जो रजिस्टर्ड नहीं होते, दे आर नॉट फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट आर मेड बाय द गवर्नमेंट। जहाँ पर जो भी काम करता है उसकी इनकम कम होती है और वो रेगुलर नहीं होती, और कोई भी ओवर टाइम की कोई प्रोविज़न नहीं है। काम तो करवाते हैं ओवर टाइम, पर उसके लिए एक्स्ट्रा पे नहीं दी जाती है, ना ही पेड हॉलीडेज़ होती हैं। अगर वो बीमार भी हो जाते हैं तब भी उन्हें कोई लीव नहीं मिलती, अगर लीव लेते हैं तो उसकी पे नहीं दी जाती। एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी नहीं है, उन्हें कभी भी काम से निकाला जा सकता है विदाउट एनी रीज़न। वेयर इज़ द लेस वर्क, अगर जैसे जहाँ पर कुछ काम कम होता है, जब काम का सीज़न नहीं होता तो कुछ लोगों को काम से निकाल दिया जाता है। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन से लोग आते हैं? मीन्स द पीपल हु आर डूइंग द स्मॉल जॉब्स और सेलिंग ऑन द स्ट्रीट, डूइंग द रिपेयर वर्क एट्सेट्रा, एंड द फार्मर्स वर्क ऑन देयर ओन। अगर फार्मर अपनी लैंड पर काम कर रहा है, वहाँ पर उसने काम करने के लिए लेबर को हायर किया है, तो दैट लेबर इज़ आल्सो पार्ट ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। Here is some activities, we have to classify them in the organized and the unorganized sector. First is a teacher, taking classes in a school, that is a organized sector. A head load worker carrying a bag of cement on his back, so this is a unorganized sector. A farmer irrigating her field, तो अपने फील्ड में काम कर रहा है, this is unorganized sector. A doctor in a hospital treating a patient, that is organized sector. A daily wage laborer working under a contractor, that is unorganized sector. A factory worker going to a work in a big factory में काम कर रहा है, तो that is registered होगी factory, तो this is organized sector. A handloom weaver working in her house, अपने घर में काम कर रहा है, तो unorganized sector. Our next topic is how to protect the workers in the unorganized sector. Organized sectors में जॉब फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, ज़्यादा उन्हें फैसिलिटीज़ मिलती है, पर उनके पास ज़्यादा जॉब्स नहीं है ऑर्गेनाइज सेक्टर में, क्योंकि वो धीरे धीरे एक्सपैंड हो रहा है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा जॉब्स नहीं है। तो मोस्टली पीपल कहाँ पर काम कर रहे हैं? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। अब पिछले कुछ सालों से ये ट्रेंड हो रहा है, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के एंटरप्राइज थे वो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में शिफ्ट हो रहे हैं। किस कारण से? क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर में उन्हें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, टैक्स पे करना पड़ता है, इन सब से बचने के लिए वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में ही शिफ्ट होते जा रहे हैं, जिस कारण से ज़्यादा लोग जो हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर की बजाय अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, जहाँ पर उन्हें कम पे मिलती है, उनकी सैलरी भी कम होती है, और मोस्टली दे आर एक्सप्लॉइटेड एंड नॉट पेड अ फेयर वेजेस। देयर अर्निंग इज़ लो, इनकम लो होती है, रेगुलर नहीं होती है, फिर जॉब सिक्योरिटी भी उनके पास नहीं होती, ना ही जो दूसरे बेनिफिट्स होते हैं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर मिलते हैं उन्हें वो बेनिफिट्स भी नहीं प्रोवाइड किए जाते। इसके अलावा 1990 से जब से प्राइवेटाइजेशन हुआ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स जो थे ऑर्गेनाइज सेक्टर में पहले काम करते थे,
उनकी जॉब्स भी जा रही हैं, अब उनके पास भी काम नहीं है तो वो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में ही काम करने के लिए मजबूर हैं, जहाँ पर उनकी अर्निंग्स कम है। इसलिए हमें ज़्यादा ज़रूरत है अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में जो लोग काम कर रहे हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए और उनको सपोर्ट किया जाए, ताकि उनको एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जा सके। रूरल एरियाज़ में ज़्यादा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स होते हैं वो कौन होते हैं? लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, शेयर क्रॉपर्स, आर्टिसंस लाइक वीवर्स, ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर्स एंड गोल्ड स्मिथ। 80% of the rural household in India in a small and marginal farmer category। ज़्यादा लोग छोटे फार्मर्स हैं, जब मार्जिनल फार्मर्स हैं तो उनके पास ज़्यादा काम नहीं होता। दे आर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो इनकी हमें प्रोटेक्शन ज़रूरी है। तो इनकी हम प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं? These farmers need to be supported through adequate facility of timely delivery of seeds। तो उनको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इनको जो ज़रूरत होती है सीड्स की, सही टाइम पर इनको सीड्स प्रोवाइड करवाए जाएं, एग्रीकल्चर इनपुट्स प्रोवाइड करवाए जाए, क्रेडिट फैसिलिटी, चीप लोन प्रोवाइड करवाए जाएं, स्टोरेज फैसिलिटीज़, मार्केटिंग आउटलेट्स। इस तरह हम इनकी फार्मर्स की हेल्प कर सकते हैं। अर्बन एरियाज़ में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें मेनली कौन से वर्कर्स आते हैं? जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, कैजुअल वर्कर्स इन कंस्ट्रक्शन, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, जो स्ट्रीट वेंडर्स, हेड लोड वर्कर्स, गारमेंट मेकर्स, रैक पिकर्स, कचरा उठाने वाले, बार उठाने वाले, कुली, जो स्ट्रीट गली में सामान बेचने वाले। तो ये सभी किसका पार्ट है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो गवर्नमेंट को इनके लिए भी काम करना है, इनकी भी सपोर्ट करनी है, इनकी प्रोटेक्शन करनी है। कैसे कर सकती है गवर्नमेंट? बाय प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल। प्रोक्योरिंग मीन्स खरीदना। तो सही टाइम पर रॉ मटेरियल इनको सही कीमतों पर मिले, इसका ध्यान गवर्नमेंट रखेगी। एंड मार्केटिंग ऑफ द आउटपुट, और इनका सामान मार्केट में पहुंच सके और वहां पर सही दाम पर बिक सके, इसके बारे में भी गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी। मेजॉरिटी ऑफ द वर्कर्स फ्रॉम द शेड्यूल्ड कास्ट, ट्राइब्स एंड बैकवर्ड कम्युनिटीज़, वो सभी लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे होते हैं। उनकी पे इरेगुलर होती है और कम होती है। इसके साथ साथ पे कम होने के साथ साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन का भी वो सामना करते हैं, यानी उनके साथ सोसाइटी में इक्वल बिहेव नहीं किया जाता। तो यहाँ पर भी उनकी प्रोटेक्शन और सपोर्ट ज़रूरी है। अगर हम उनकी प्रोटेक्शन करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, तो इसके साथ साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो होगी और साथ में जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है वो भी ख़त्म होगा और सोशल डेवलपमेंट भी हो जाएगी सोसाइटी में। दैट इज़ अबाउट द ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड sectors and how can we protect the unorganized sector. In the next video we will discuss about the private and the public sector. Thank you for watching this video.